Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्टेट स्पीड टेस्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ स्टेट का स्पीड टेस्ट नंबर 42 और इसमें जीएस के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही लाभप्रद मैं ज्ञान लेकर आया हूँ आपके लिए प्यारे बच्चों। और इसलिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, युद्ध से है, इतिहास के है क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। Which of the following Nawab of the Awadh participate in the Battle of the Buxar in 1764? निम्नलिखित में से किस अवध के किस नवाब ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल ने, वजीर अली खान ने, शुजाउद्दौला ने या शुजाउद्दौला ने या शादत अली खान साहब ने? तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है? सिराजुद्दौला जी है। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। बात अगर करते हैं हम लोग, अगर हम बात करें अंग्रेजों के बारे में, थोड़ा अंग्रेजों के बारे में अगर हम समझें, यहाँ पे अंग्रेज किस तरह से शासन करे थे हमारे देश में। अंग्रेजों का जो शासन था, शासन के पहले दो प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हुआ है बेटा 1757 में, जिसे हम कहते हैं प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और एक दूसरा युद्ध हुआ है जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। क्या है? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में नवाब शुजाउद्दौला थे, ये सिराजुद्दौला साहब से प्लस बंगाल के मुस्लिम राष्ट्र के लोग थे, नवाब थे। और एक दूसरे साइड में ब्रिटिश हुकूमत थी, दूसरे साइड में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के मुसलमानों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला जो है इसमें भाग लिए थे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 करेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। और इसी युद्ध के बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से भारत को लगभग अपने शासन में ले लिया था और अपनी कंपनी की पॉलिसी और रूल को भारत में क्या कर दिया? इम्प्लीमेंट कर दिया। और इम्प्लीमेंट करने के बाद में अपने तरह से भारत पे शासन व्यवस्था स्थापित करके भारत को अपने तरीके से उन्होंने चलाने का प्रयास किया था। तो ये चीज़ें वहाँ पे हमें दिख के आती हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। अब एक अगला क्वेश्चन है कि बनारस की संधि किस वर्ष हुई है? प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें बनारस की संधि किस वर्ष हुई है, तो बनारस की संधि 1771 है, 1772 है, 1773 है, 1775। इसका आंसर 1773 है। याद रखेंगे अगर हम बात करते हैं बनारस की संधि, बनारस की संधि रेगुलेटिंग एक्ट के समय हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के समय। और ये समय कब आया था? 1773 ईस्वी में ये समय आया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 1773 है। बनारस संधि कब हुई बेटा? 1773 में हुई है बनारस की संधि, ये। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इसका आंसर जो है वो सी है। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में किस सम्राट के द्वारा की गई थी? आइए समझें। बेटा आप लोगों की अगर मैं थोड़ा जहन पे या दिमाग पे अगर चीज़ों को याद कर रहा हूँ तो आपको याद होगा लोधी वंश के बारे में, आपको याद होगा लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का जो पूरा समय काल है वो 1451 से 1526 का समय काल है। लोधी में सबसे पहले आते हैं बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। नंबर 2 पर आते हैं सिकंदर लोधी और नंबर 3 पर आते हैं इब्राहिम लोधी। अब देखिए बहलोल लोधी का जो समय था वो था 1451 से 1488 का। इनका समय था 1488 से 1517 का, 88 या 89 कर ले इसको, 89। और इनका समय था 1517 से 1526 का। अब सिकंदर लोधी वो व्यक्ति हैं, वो पर्सनालिटी हैं, सिकंदर लोधी जी, सिकंदर लोधी
इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने गज ए सिकंदरी का निर्माण करवाया था, जो भूमि को नापने की एक इकाई बनाई थी बाद में एक। इन्होंने 1504 में आगरा शहर बसाया था, आगरा बसाया था। इन्होंने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। तो ये था इसका जो है करेक्ट आंसर। तो सिकंदर लोधी जो है वो बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे सिकंदर लोधी के साथ में जा रहे हैं, सिकंदर लोधी उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ उनका बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। सिकंदर लोधी इसमें बिल्कुल सही है। अकबर गलत है, रॉन्ग है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया था। अकबर की कभी बात आए तो फतेहपुर याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बसाया था। इब्राहिम लोधी पानीपत के युद्ध में हार गए थे। शाहजहां तो आगरा में ताजमहल बसाए थे या ताजमहल बनवाए थे ऐसे। तो इसका जो आपका सही आंसर है मित्रों वो क्या है, बी है। तो बी जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन हमारा है कि बदायूं की मस्जिद का निर्माण किस सम्राट के द्वारा करवाया गया। द मॉस्क्यू ऑफ बदायूं वॉज बिल्ट बाय विच एम्पोरर। तो वैसे आपसे बताएं, बदायूं एक ऐसा शहर है जो अपनी सीमाओं को 10 जिलों से क्या करता है, स्पर्श करता है। बदायूंनी जो थे उन्हीं के नाम से बदायूं शहर बसाया गया है। और बदायूं में बदायूं जो मस्जिद बना हुआ है, अगर मैं कहूँ जो बदायूं का मस्जिद बना हुआ है ऐसे, तो बदायूं मस्जिद वो बनाया था इल्तुतमिश ने। इनका समय काल था 1211 से 1236 और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उनके गुलाम थे। और ये बदायूं के पहले सूबेदार थे। ये कौन थे बदायूं के पहले, बदायूं के पहले ये थे सूबेदार वहाँ के। तो इन्होंने ही ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ पे करवाया था। तो इसका जो सही आंसर था वो इल्तुतमिश है। तो प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश जो भी बच्चे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए आपके सामने आ गया आंसर। इल्तुतमिश जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन है, सरकी साम्राज्य की स्थापना ख्वाजा जहाँ मलिक सरवर ने किस वर्ष जौनपुर में की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सरकी साम्राज्य की स्थापना, द सरकी एम्पायर वाज फाउंडेड द ख्वाजा जहाँ मलिक सरवर द जौनपुर इन दिस सिटी। तो इसका जो सही आंसर बेटा वो 1394 क्या है, इसका सही आंसर है। आइए थोड़ा जानिए इसके बारे में। जब सरकी साम्राज्य की बात चल रही है तो हमें ये थोड़ा सा आइडिया हो कि ये जो समय है वो समय चल रहा था किसका, तुगलक वंश का। हम बात करते हैं, समय चल रहा था तुगलक वंश का। अब तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए उनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद शाह। क्या नाम था, नासिरुद्दीन महमूद शाह। अब नासिरुद्दीन महमूद शाह का जो समय था वो था 1389 से लेकर 1414 तक का समय था। और इन्हीं के समय काल 1394 में ही शर्की साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और जहाँ 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 मलिक सरवर ने इसकी स्थापना जौनपुर में 1394 में की थी। तो इसका जो आंसर था वो नसरुद्दीन महमूद शाह या फिर 1394 जो है आपको बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर मिल रहा है। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने आ चुका है बेटा कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई है। When was the consolidation scheme implemented in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चकबंदी स्कीम जो है 1954 से लागू हुई है। 1954, वैसे अगर सही देखा जाए तो ये 1900 बिल्कुल 54 ही सही है। ठीक है, पहले चकबंदी को थोड़ा समझ लें क्या होता है। कंसोलिडेशन स्कीम माने चकबंदी। चकबंदी का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पे है इस तरह से और
इसके जो खेत हैं वो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। सरकार क्या करे, इसको एक ही जगह अगर सारे खेत को प्रोवाइड करा दे तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं चकबंदी। मतलब भूमि की एक सरकारी मालियत बनाते हुए सरकार एक ही जगह आपकी भूमि के टुकड़े को, एक बड़ा टुकड़ा आपको दे दे और छोटे छोटे टुकड़ों से आपको क्या मिल जाए, एक निजात मिल जाए, तो इसे हम चकबंदी कहते हैं। चकबंदी जो है हमारे यहाँ प्रारंभ हुई थी 1954 में, और हर 20 साल के बाद आज भी जो है लेखपाल और कानून को जो है डीएम कार्यालय की सपोर्ट से इसका जो है मुआयना किया जाता है, जिसमें भूमि से जुड़े हुए सारे दस्तावेजों की जांच की जाती है और किसी व्यक्ति की जो भी सरकारी मालियत है उसकी भूमि की, उसके मालियत के अकॉर्डिंग ही वह व्यक्ति जहाँ ज़मीन चाहता है उसके अगल बगल उसके क्षेत्र परिसर में उसको ज़मीन दे दी जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम चकबंदी कहते हैं, और चकबंदी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, मतलब उत्तर प्रदेश में 1954 से लागू हुई है। ठीक है। अगला है भारत का क्षेत्रफल। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश इस समय जो है वो चौथे स्थान पे है। पहले हमारा यूपी 5वें स्थान पे था, अभी किस पे है? चौथे स्थान पे है। आइए एक बार इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कैसे। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश चौथे पर है। अब देखिए और कौन कौन है, कैसे कैसे। नंबर 1 पे है राजस्थान, नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर है महाराष्ट्र, नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 5 पर है आंध्र प्रदेश। तो ये जो क्रम है इसमें जो चौथा क्रम आपको दिख रहा है वो सही है। तो हम यूपी के लोग जो हैं वो किस नंबर पर हैं? चौथे नंबर पर हैं। तो मित्रों ये जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, और फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे फोर्थ क्या है इसका? बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ क्या है इसका? सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना कवर करता है? तो आइए इसको देखें और समझने की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं पूरे भारत की, तो पूरा भारत जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है कहें हम भारत का जो क्षेत्रफल है अगर उसकी हम चर्चा करें वो कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 240,928। तो अगर 240,928 बटे 32,87,263 करेंगे तो वैल्यू आएगा 7.33 के लगभग। तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन है ये, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के हिसाब से कितना है? 7.33% है। ठीक है, तो 7.33% जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, और जो परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से कहें तो पूरे भारत का 7.33% है हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, लगभग 7.5% के आसपास जो है वो है। और 93% में सोचो पूरा भारत का, और अन्य सारे हमारे जो राज्य के हिस्से हैं, अन्य सारे जो हमारे पार्ट हैं वो हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूँ और उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे जो पूर्वी जिला है वो है बलिया। सबसे पश्चिमी जो जिला है वो है शामली। उत्तर जिला की बात करें
बहराइच, और इधर की बात करें तो ललितपुर या ललितपुर की बात कर लेंगे, ऐसे करते हैं ये। तो इसमें जो आपका बलिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। बलिया क्या है? बिल्कुल सही आंसर है आपका ये। देखिए बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है। आप बलिया जैसे ही अगर आप पार करेंगे तो यहाँ बीच में पड़ती है गंगा नदी, और गंगा के बाद इधर पड़ता है छपरा। और छपरा कहाँ है? छपरा आता है बिहार में, बलिया आता है यूपी में। इस तरह से आपको दोनों का क्रम दिखता होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ द सॉइल इज मेनली फाउंडेड द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लोम सॉइल, अलेवल सॉइल, रेड लूमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ अ रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। क्या है सही आंसर? उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अगर हम अपने उत्तर प्रदेश बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोम सॉइल पाई जाती है। कौन सी है? लोम सॉइल। ये लोम सॉइल का मतलब होता है जिसमें हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी। कैसे कहते हैं? दोमट मिट्टी होती है जो नदियों से बहकर लाई जाती है, और बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और उत्पादन के दृष्टिकोण से ऐसे मतलब हम ये कहें कि ऐसे तरह के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक होता है वो उत्पादन होता है, जैसे गेहूं है और चावल है, धान है। रबी और खरीफ की फसलों का बहुत अत्यधिक उत्पादन होता है, और ये उत्तर प्रदेश की भूमि का बहुत बड़ा सा भाग होता है ये। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा जिला मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक प्रभावित है? तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो इटावा है। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा। अगर हम बात करें मृदा अपरदन, मृदा अपरदन मतलब होता है सॉइल इरोजन। अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल इरोजन, माने जहाँ मिट्टी का कटाव हो ज़्यादा, मिट्टी का जो कटाव ज़्यादा है उसके लिए जो जिला है वो है इटावा। अच्छा, इटावा जिला क्यों प्रभावित है इससे? क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी के साथ में चंबल नदी बहती है, और यह दोनों नदियाँ मिलके क्या करती हैं? यह दो नदी करती हैं, ये नदियाँ अवनालिका अपरदन का निर्माण करती हैं, जिसके परिणामतः यहाँ पे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव होता है। तो इसलिए जो है इसका जो आंसर है वो क्या है? इटावा है। इटावा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अवनालिका अपरदन या मिट्टी के कटाव यमुना और चंबल नदियों के होने से काफ़ी होता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि इटावा जो क्षेत्र है वो काफ़ी क्या है, इससे प्रभावित है। और इटावा जो क्षेत्र है, और ये पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिखता है इस चीज़ का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से क्लियर होगी, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी मित्रों। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में चमड़े के जूते को जीआई टैग मिला है? अब चमड़े की जूते की बात करेंगे तो भैया दो ही नगर याद आएगा, या तो आगरा या तो कानपुर। तो आगरा शहर है चर्म चर्म उद्योग के लिए। अगर हम बात करते हैं चमड़े के उत्पादन में, आगरा एवं कानपुर दोनों प्रसिद्ध है, और आगरा में चमड़े के जूते से बने उत्पाद को ग्लोबल इंडेक्स, जियोग्राफिकल इंडेक्स के तौर पे दिया गया, जीआई टैग दिया गया है।
इसका जो सही आंसर है वो आगरा है। तो जीआई टैग किसको मिला है? आगरा को मिला है, जो चमड़े के जूते के लिए क्या है? फेमस है। तो चमड़े के जूते के लिए शूज, ठीक है, शूज, लेदर शूज, इसके लिए लेदर फूड वियर, लेदर शूज या लेदर फूड वियर के लिए क्या है? ये हिस्सा काफ़ी हद तक जो है पॉपुलर है, काफ़ी हद तक ये हिस्सा फेमस है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इंक्रीज द अलाउंस ऑफ द प्रिजन्स एंड द कन्विक्टेड पर्सन इन द जेल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों को, सजा याफ्ता कैदियों को भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है? बिहार और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश है। क्या आंसर सही है? यूपी है। आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जेल के अंदर बंद है, मान लीजिए, तो कैदियों को दैनिक भत्ता, कैदियों को दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है, माने यूपी। दरअसल होता क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में राज्य का एक विषय है जो जेल है, जैसे भूमि है, जेल है, ये सब राज्य का विषय है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे जेल की, तो जेल में जो बहुत ढेर सारे कैदी होते हैं, जो सज़ा आपदा होते हैं, जो रेगुलर उसमें सज़ा काट रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जब काम करते हैं तो उन्हें डेली बेसिस के आधार पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी के तौर पे प्रतिदिन उनको जो है इनका वैल्यू होता है। जब उनकी सज़ा कंप्लीट हो जाती है तो सरकार उनको वो जो धनराशि है वो उनको दे देती है और उनसे रिसीविंग कर देती है कि हाँ आपने ये धनराशि यहाँ से प्राप्त की है। तो उस धनराशि को भी सरकार जो है बढ़ाने काम देखती है कि अगर जो भी कैदी अंदर जाके काम करते हैं तो काम करने पर भी उन्हें एक डेली वेजेस का पैसा दिया जाता है। तो जो भी पैसा उनको दिया जाता है वो क्या होता है, वहाँ उनको निश्चित समय के लिए दिया जाएगा और कुछ समय के पश्चात जब वो काम पूरा हो जाएगा या उनकी सज़ा समाप्त हो जाएगी, उनका आचरण अच्छा हो जाएगा, तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। और रिहा करने के बाद में उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी, कुछ ना कुछ वैल्यू के तौर पे पैसा दिया जाता है। जो भी वैल्यू पैसा होगा उनका एक निश्चित अमाउंट ऑफ मनी होगी, प्रतिदिन के हिसाब से लास्ट में कंप्लीट करके दिया जाता है। तो उससे हम लोग कहते हैं सरकार ने उसको बढ़ोतरी की बात कही है। अब अगला क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन सोनम ऑफ उत्तर प्रदेश वॉन द गोल्ड पुलिस गेम 2023? 14 वर्ड 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस गेम 2023 में उत्तर प्रदेश की सोनम ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर प्रदेश की सोनम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। सोनम ने बात करें पुलिस गेम में, वर्ल्ड पुलिस गेम 2023 में उत्तर प्रदेश की जो सोनम है, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? इसमें स्वर्ण पदक जीता है, माने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो गोल्ड मेडल है या ये है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूथ 20 समिट 2023 का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूथ समिट 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो वाराणसी है, मतलब बनारस से, बीएसबी कहते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग, इसको शॉर्ट में कहते हैं बीएसबी, वाराणसी। वाराणसी में अभी 20 समिट 2023 का आयोजन किया गया है। तो बनारस जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बनारस सही है। मित्रों आइए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले पाए गए हैं?
According to the data of Indian Council of the Medical Research Cancer Registry, in which of state is the highest number of the cancer causes cases in which the found? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भाई स्वाभाविक सी बात है, हमारे उत्तर प्रदेश की लगभग आबादी 24 करोड़ के आसपास है। आबादी ज़्यादा है तो समस्याएं ज़्यादा होंगी, समस्याएं ज़्यादा हैं तो स्वास्थ्य भी तो खराब हो सकता है, स्वाभाविक है। तो कैंसर पेशेंट के जो सबसे ज़्यादा संख्या है, अगर हम कहें, ये कह दें, एक टर्म होता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर पीड़ितों के लिए, कैंसर पीड़ितों को रेड कैंसर गुलाब भी दिया जाता है ताकि उनकी जल्दी से स्वास्थ्य उनका अच्छा हो जाए। तो कैंसर पीड़ित की सर्वाधिक जो संख्या है, सर्वाधिक जो जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या कैंसर पेशेंट की, वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपी इज़ अ करेक्ट आंसर, जहाँ पे हम देखते हैं कैंसर पेशेंट की सबसे ज़्यादा जो है गिनती है, सबसे ज़्यादा जो है इनकी यहाँ वैल्यू हमें दिख रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। तो सबसे ज़्यादा कहाँ संख्या है इनकी? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। ऑन्कोलॉजी कराता है इसका टर्म। एक अगला क्वेश्चन है, पारिधान पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? एपरल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? पारिधान पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गाजियाबाद में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या मेरठ में है? तो जो इसका सही आंसर है मित्रों, वो सही आंसर क्या है? गाजियाबाद में है। आइए मैं आपको कुछ पार्क के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर कभी भी आ जाए, मान लीजिए पार्क एंड लोकेशन या उनकी अवस्थिति की अगर बात आती है तो हम क्या देखते हैं, जैसे अगर बात करें पारिधान पार्क, अब पारिधान पार्क आ गया तो गाजियाबाद, जैसे अगर कह दें जनेश्वर पार्क आ गया, जनेश्वर पार्क तो लखनऊ, जैसे मान लीजिए जॉगर्स पार्क आ गया तो लखनऊ, जैसे कंपनी गार्डन आ गया, कंपनी गार्डन हरदोई, जैसे आ जाए एल्फ्रेड नोबल पार्क तो इलाहाबाद, या परिवर्तित नाम अगर कहें तो प्रयागराज। जैसे अगर हम एक और बात करें, अशफाक उल्ला पार्क आ जाए, मान लीजिए अशफाक उल्ला पार्क आ जाए, अशफाक उल्ला पार्क तो गोरखपुर। तो इस तरह के कुछ प्रमुख पार्क हैं जो आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इतने पार्क आप देख रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी पार्क आपसे पूछे तो आप बताएं। जैसे मान लीजिए अगर कभी पूछे कानपुर में, तो कानपुर में ग्रीन पार्क भी है, स्टेडियम है। मेरठ में खेल का पार्क है, लखनऊ में भी जनेश्वर या जॉगर पार्क है। तो इस तरह गाजियाबाद में परिधान पार्क है। तो इसका आंसर ए वाला सही है मित्रों। जो भी बच्चे हमारे ए के साथ में जा रहे हैं, ए बता रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे ए के साथ में जा रहे हैं उन सभी का क्या है? बिल्कुल सही है। अब बच्चों हमारे सामने अगला क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। द फर्स्ट पेपर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश वॉज इस्टेब्लिश इन विच सिटी? उत्तर प्रदेश में पहला कागज का उद्योग किस शहर में स्थापित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, कानपुर है, मेरठ है, लखनऊ है, वाराणसी है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो लखनऊ है। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? है लखनऊ है। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं पहला कागज का कारखाना, पहला कागज का कारखाना लखनऊ में स्थापित है। अच्छा, इस प्रकार के कारखाने को हम लोग राजकीय मुद्रालय, या इसको हम लोग पेपर मिल
कॉलोनी भी कहते हैं लोकल के भाषा में। तो ये क्या आंसर इसका सही है बेटा? लखनऊ आंसर सही है। तो जो भी हमारे बच्चे लखनऊ कह रहे हैं उन लखनऊ सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों इस हिसाब से आपका जो फर्स्ट वाला टर्म है वो लखनऊ जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो हरदुआगंज पावर प्लांट जो है ये अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? ध्यान से अगर हम समझें, हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? अलीगढ़ में। तो ये अलीगढ़ है। अलीगढ़ चूँकि एक मंडल भी है सर सैयद अहमद खान के द्वारा, वहाँ पर AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई गई है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए सोनभद्र में, तो सोनभद्र में NTPC है, नॉर्मल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। रायबरेली में भी NTPC का सेक्टर लगाया गया है। मिर्ज़ापुर में तो नहीं है बेटा। इसका आंसर जो है वो क्या है? इसका आंसर अलीगढ़ है। तो अलीगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। अलीगढ़ क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की गई है? अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, 1947, 1961, 1914, 1994। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसके इतिहास को समझते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपको दिख रहा है 1947। अब समझे, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के लिए समझें, जब भी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था, तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो पूरे, अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो, अगर हम सबसे पहले हम पूरे भारत को लेकर चलें, अगर हम पूरे भारत में कहें तो पूरे भारत में राजस्थान का एक क्षेत्र है, राजस्थान, और राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें एक जिला पड़ता है राजस्थान में जिसका नाम है नागौर डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और ये स्थापना हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब पहली पंचवर्षीय योजना की स्थापना हमारे यहाँ 1951 से लेके 1956 में हुई थी। ठीक है, और 1956 में, तो 1954 में ये व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ कर दी गई। राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ कर दी गई। अच्छा, इसके बाद अगर सेकंड पार्ट पे देखें तो 1954 के सिर्फ 1 साल के बाद में ही 1955 में यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दी गई। कहाँ लागू कर दी गई? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में उस समय जो आज जैसे वर्तमान में हम लोग कहते हैं तेलंगाना का क्षेत्र जो अमरावती है, तो उस समय आंध्र प्रदेश के में हिस्से में ही अमरावती का पार्ट पड़ता था, अमरावती में ये पड़ता था हिस्सा। अच्छा, अब चूंकि अभी बात की गई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था जब 24 अप्रैल 1992 और 1993 की बात की गई थी, तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1992 में लागू करा दिया गया पंचायती राज व्यवस्था के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए। और इस व्यवस्था के अंतर्गत एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने इस बात को सबसे पहले 1947 में ही परिभाषित कर दिया गया था, लेकिन इनकी परिभाषा को भारत में हमारे एप्लीकेबल नहीं किया गया क्योंकि उस समय हम सिर्फ स्वतंत्र हुए थे। तो ये जो आपको जो समय दिख रहा है वो स्वतंत्रता के समय का समय दिख रहा है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, कभी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि हम उसको क्रियान्वयन कब से कर रहे हैं, तो क्रियान्वयन का समय हमारा 1993 से मिलेगा। माने 1992 में जब पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे लागू हुई, 93 से ये प्रारंभ हो गई। तो ऐसे में आप अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको ये ना करेक्ट दिखकर आपको ऑप्शन 1994 जो है ये सही दिखेगा। माफ़ कीजिएगा, आंसर ए नहीं, आंसर नंबर आपको डी जो है लगाएंगे और डी आंसर के साथ आप जाएंगे तो आपका आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। व्यवस्था आई भले 47 में है लेकिन लागू कब हुई है? तो 94 में। तो ऐसे में क्या है आपका आंसर? डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है विद्यार्थियों, आप यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर चीज़ों को और क्लैरिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखे हैं कि हनोई की राजधानी
हनोई की राजधानी है। अब मतलब यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए हैं और हनोई क्या है, स्वयं में एक राजधानी है। अब हमको ये बताना है हनोई किसकी राजधानी है। तो सिंपल अगर हम बात करते हैं वियतनाम, वियतनाम चूंकि बहुत ही ये सिंपल है, वियतनाम की जो राजधानी है वो क्या है, हनोई है। तो वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। जैसे ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। जैसे कतर, दोहा। कुवैत, कुवैत सिटी। वियतनाम का हनोई। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या मिलेगा मित्रों, हमें इसका आंसर मिल जाएगा वियतनाम। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, वियतनाम है। वियतनाम मतलब हनोई। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ स्थित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ स्थित है, तो आइए देखें इसका जो सही आंसर है वो देहरादून है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, देहरादून, देहरादून ये उत्तराखंड का एक जिला है। और ये भी कह दें कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वैसे उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, देहरादून है। वहाँ की एक कैपिटल सिटी है, ये कैपिटल सिटी है। और वहाँ पे IIRS, IIRS का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग की स्थापना भी की गई थी वहीं पर। अच्छा मित्रों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर कभी भी आ जाए कि उत्तर प्रदेश में माफ़ कीजिएगा, भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये जो समय था उसे ICMR बोला जाता था उस समय में। अगर हम कह दें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इसको शॉर्ट में अगर हम कहते हैं हिंदी में, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय। तो ये स्थापित किया गया था सबसे पहली बात पंतनगर में। और ये पंतनगर भी कहाँ पड़ता है, पंतनगर भी पड़ता है उत्तराखंड में या UK में, ठीक है। इसे शॉर्ट में बोला जाता है इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। और जिसको ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत किस प्रकार की कृषि हम कर रहे हैं, कृषि में खाद, बीज, यूरिया या कीटनाशक चीज़ों को कैसे उपयोग कर रहे हैं, कृषि विद्यालय के क्षेत्र में ये क्या करता है, परमिट अलाउ करके देता है कि आप उसके लिए सही उत्पादन कर रहे हैं या नहीं उत्पादन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या आपने देखा भी, देहरादून। तो शॉर्ट में देखा IIRS का क्या है, देहरादून है। अच्छा, वर्तमान में अगर हम कहें कृषि क्षेत्र के लिए तो वो दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के पहले ऑस्कर विजेता कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट ऑस्कर विनर, सबसे पहले ऑस्कर के विजेता कौन थे। मधु शर्मा, रीमा कपूर, भानु आत्या या नसीमा। तो जो इसका सही आंसर है मित्रों वो भानु आत्या है। इसका सही आंसर क्या है, भानु आत्या। अब अगर हम भानु आत्या की बात करें तो जो भानु आत्या है, भानु आंतिया, ये फिल्म सिटी या हम कह सकते हैं ये बॉलीवुड बैकग्राउंड से हैं। और एक बेस्ट एक्टर और डायरेक्टर के एज अ डेजिग्नेशंस पे इन्होंने काम किया है। और इन्हें ही भारत का फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड दिया गया है और उस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। इसमें जो सही आंसर है वो भानु आत्या है। नसीमा एक क्षेत्रीय भोजपुरी एक्टर की थी। मधु शर्मा बिहार क्षेत्र से हैं और ये भोजपुरी एक्टर क्षेत्र से हैं। रीमा कपूर भी जो है एक क्षेत्रीय गायिका के क्षेत्र से है। मतलब ये सभी रीजनल हैं, जबकि भानु जी एक प्रसिद्ध नायक के तौर पे रहे हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 24 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू आइडियल वेट ऑफ अ एडल्ट इंडियन मैन एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार वयस्क पुरुष के लिए क्या आदर्श वजन है। तो आइए इसको समझाने के पहले मैं कुछ आपको बातें समझाना चाहूँगा जो बायोलॉजी के फील्ड से हैं, और मुझे उम्मीद है वो आपको ज़्यादा सूटेबल लगेंगी और समझ में आएंगी। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी मनुष्य के वेट के लिए कि वेट कितना होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए, 2-3 बातें क्लियर हो जाएंगी तो वेट को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर ए, तो किसी भी मनुष्य का कितना वेट होना चाहिए सबसे पहले हम ये जानते हैं। किसी भी मनुष्य में वेट को जानने के लिए हम लेंथ माइनस अगर 100 सेंटीमीटर कर देंगे तो हमें उसका वेट पता चल जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी के वेट मान लेते हैं, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मान लीजिए मेरे शरीर की लंबाई है 171 सेंटीमीटर है। अब 171 का मतलब है, इसको अगर आप 30 सेंटीमीटर से भाग कर देंगे तो आपका फीट और इंच में आ जाएगा, माने 5 फुट लगभग 7 इंच के आसपास आ जाएगा। और इसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूं सेंटीमीटर तो ये वैल्यू बचेगी 71 सेंटीमीटर। तो लगभग जो है, मैं ये आपके लिए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मित्रों, ये एक एग्जाम्पल है। तो 71 सेंटीमीटर के हिसाब से 71 किलो का वेट मेरा होना चाहिए। किसी भी मनुष्य की लंबाई में अगर 100 माइनस कर ले तो वो उसका एक्चुअल वेट होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वेट, आपको बॉडी का वेट पता चल गया। अब वेट के अकॉर्डिंग ही आप किसी के बॉडी के ब्लड की वैल्यू भी बता सकते हैं। अब ब्लड कितना होना चाहिए, तो ब्लड इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई 7% अपॉन 100। चूंकि परसेंट लगा है इसलिए नीचे आप 100 लगा लेंगे। अब मान लीजिए कि जैसे मेरा वेट कितना है, 71 है, 71 किलो है। अब 71 किलो को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से क्या कर लें, भाग कर दें। हमको पता है 7 सत्ते 49 माने 490 और 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 497 और बटे हो गया 100, तो 4.97 लीटर के लगभग बॉडी में ब्लड है मेरे। ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे शरीर में लगभग इतना ब्लड है, 4.97। तो आपको कुछ बातें तो अभी दिमाग में क्लियर हो गई हैं। जैसे एक फार्मूला आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि किसी के बॉडी का वेट कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई से 100 सेंटीमीटर घटा दें, उसके बॉडी का वेट होना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है कि किसी के बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए, अगर उसके बॉडी के वेट से 7 को मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवीजन कर लेते हैं तो उसके बॉडी का ब्लड आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार, मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण संस्थान के अनुसार एक वयस्क भारतीय मनुष्य के लिए एक आदर्श वजन कितना होना चाहिए। तो आदर्श वजन मतलब कि होना चाहिए उसका 65 किलो के आसपास। अगर किसी मनुष्य का वेट लगभग 65 किलो के आसपास है तो हम ये कह सकते हैं, मतलब 65 का एक्यूरेट 65 नहीं कह सकते, उसकी वैल्यू को हम 65 से 70 किलो के आसपास, लेकिन ज़्यादातर जो हमको मनुष्य मिलेंगे वो 65 के आसपास ही मिलेंगे। 65, 66 थोड़ा हो सकता है ऐसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 65। फिलहाल आपको दो बातें ध्यान देनी है। एक बात कि बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए। ब्लड के लिए हम सिंपल कर लेंगे कि वेट से 7 को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग करेंगे तो हमारी ब्लड की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपको अपना एग्जांपल बताया हूँ, आप अपना एग्जांपल रखेंगे तो आपका भी वो आ जाएगा। आपकी बॉडी का जो भी वेट होगा, जो भी आपकी बॉडी की लेंथ होगी, वहाँ पे आप उसको क्या कर पाएंगे, क्लेरिफाई कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो लेंथ वेट भी आ जाएगा, ब्लड भी आ जाएगा, और जो मैंने जो कि बताया 65 किलो, तो 65 किलो एक एवरेज हाइट है। ये क्या है, ये एवरेज वेट है बच्चा, ये आप सबके लिए एक एवरेज वेट है। तो इतना जो वेट होना चाहिए ये एवरेज है। ये तो औसतन जो है ये इतना भार आपको रखने की वैल्यू है। अगर कभी भी वही वेट ज़्यादा भी होता है तो ऐसे में ओवर वेट चीज़ें काउंट होती हैं, या ओवर वेट में चीज़ें जो हैं चली जाती हैं। अब देखते हैं हमारा जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग पंचायत आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान ऑफ द उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज उत्तर प्रदेश की जिला योजना में शामिल है। निम्नलिखित में कौन सी पंचायती उत्तर प्रदेश की जिला योजना में शामिल है। तो नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, या ऑल अबव है। उत्तर प्रदेश में जिला योजना के लिए आइए एक बार इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जब भी अगर हम बात करते हैं
कि हमने देखा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को नवी अनुसूची में रखा गया है और पूरे देश में पंचायत व्यवस्था को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय व्यवस्था है। सबसे पहले है जिला पंचायत। अब जिला पंचायत को ही हम नगर पंचायत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पंचायत भी कहते हैं। नंबर 2 जो हमारे यहाँ व्यवस्था है वो जिला के अंदर हमारा आता है, जैसे ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत बोलते हैं ना हम लोग उसको, ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत कहते हैं। और सबसे जो छोटा होता है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, या सामान्य भाषा में कहा जाता है गांव पंचायत। तो पंचायत का भाग है। तो इस तरह से 3 स्तरीय है। तो मुझे जो लगता है यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो तीनों को जो है इंडिकेट कर रहा है, सभी को क्लियर बता रहा है। तो ऐसे में जो है ऑप्शन नंबर यस करेक्ट है डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मित्रों वो बिल्कुल सही है। अब निम्नलिखित में अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय व्यवस्था है। और 3 स्तरीय व्यवस्था में आप देखते हैं कि जिला पंचायत भी है, क्षेत्र पंचायत भी है, ग्राम पंचायत भी है। और तीनों पंचायती राज व्यवस्थाओं को हम क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ पाते हैं, इस तरीके से हम उनको लेके चल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और तीनों व्यवस्था को क्या किया हमने यहाँ पे जोड़ रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है और तीनों को यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का सेशन जो है आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें एकदम क्लियर होंगी आपको। और यहाँ तक एकदम उम्मीद है अच्छा है। तो मित्रों आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और हम लोग मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्रणाम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss